नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे कंसेप्ट ऑफ कास्ट में, उसका एक हिस्सा पढ़ चुके थे। ये दूसरा हिस्सा हम यहीं पर द एंड किए थे, तो यहीं से शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग समझे थे कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे बढ़ता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, और ये था मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट। तो हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। तो आइए इसके आगे देखते हैं कि जो हमारा सीमांत लागत होता है, मार्जिनल कॉस्ट, वो क्या होता है कि एक अतिरिक्त इकाई का जो हमारा एक्स्ट्रा उत्पादन बढ़ता है तो उसके कारण लागत में कितना वृद्धि होती है। जैसे यहाँ यूनिट ऑफ आउटपुट ये दिया हुआ है, तो ये यूनिट ऑफ आउटपुट पहले 0 इकाई तक उत्पादन हो रहा था, उसके बाद 6 इकाई तक, फिर ऐसे 16 इकाई तक, फिर 29 इकाई तक। यानी उत्पादन हमारा लगातार नहीं दे करके बल्कि कई 10 इकाई या 13 इकाई के बाद दिया हुआ है। तो इधर हम देखेंगे कि पहला जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट आएगा कि हमारा 0 से जब 6 इकाई तक उत्पादन हुआ तो जो कुल लागत है ये वाला पोर्शन, उसमें कितना वृद्धि हुआ, तो वो हुआ 150 से 200 तक, यानी 50 वृद्धि हुआ। और ये 50 में हमने 6 डिवाइड किया तो प्रति इकाई हमारा सीमांत लागत आ गया। ऐसे ही हमारा 6 से जब 16 तक उत्पादन बढ़ता है तो हमारा 200 से 250 के बीच पहुंच जाता है क्या, कुल लागत। तो यहाँ भी हमने 50 वृद्धि देख रहे हैं, तो 50 में 10 इकाई, चूंकि यहाँ उत्पादन में वृद्धि हुआ है, इधर हम देखेंगे 6 से 16 कितना, 10 इकाई उत्पादन में वृद्धि हुआ है तो 10 का भाग दे दिए। तो प्रति इकाई हमारा लागत कैसे बढ़ रहा है, यानी एक यूनिट उत्पादन बढ़ने पर एक यूनिट हमारा सीमांत लागत कैसे बढ़ रहा है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको देखेंगे तो हमको सीमांत लागत का जो ट्रेंड है वो पता चल जाएगा। जैसे पहला इधर प्रति इकाई था कितना, 8.33, फिर 5 हो गया यानी कि घटा, फिर उसके बाद 3.85, फिर उसके बाद 3.33, फिर उसके बाद 4.55, फिर उसके बाद 10। यानी शुरुआती दौर में यह लागत कम होता है और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसको, इन सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जो हमारा पहले एवरेज फिक्स कॉस्ट था, जो कि हमारा ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब उसमें हम यदि उत्पादन की मात्रा का डिवीजन करते जाएंगे, यानी कि इधर एक्स एक्सिस पे हमको उत्पादन की मात्रा दिया हुआ है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में यदि हम उत्पादन की मात्रा का भाग देते चले जाएंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके का शेप आएगा एवरेज फिक्स्ड का। ऐसे ही जो मार्जिनल कॉस्ट अभी हम लोगों ने देखा, उसका शेप कुछ इस तरीके से यहाँ दिया हुआ है। यानी अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग तरह के आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट वो कुछ इस तरीके का बना हुआ है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो इस तरीके का। यानी जो फर्म होती हैं और फर्म का जो लागत यानी खर्च आता है वो कुछ इस तरह के शेप में आता है। अब इसमें कुछ रिलेशनशिप भी अगर हमको देखना पड़े तो हम देख सकते हैं कि यदि जनरली हम लोगों से सवाल पूछा था मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में क्या संबंध है, यहाँ एवरेज टोटल कॉस्ट लिखा है लेकिन फिर भी दोनों में संबंध पूछा जाता है। तो मार्जिनल कॉस्ट आप देखिएगा कि इसके मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से पहले यहाँ कम होना शुरू होता है, और एवरेज कॉस्ट के न्यूनतम हिस्से पर, ये जो यहाँ एवरेज कॉस्ट अपने न्यूनतम हिस्से पे है वहां से मार्जिनल कॉस्ट इसको क्रॉस करता है। यानी कि जब एवरेज कॉस्ट कम होता है तो मार्जिनल कॉस्ट भी कम होता है, लेकिन जब एवरेज कॉस्ट 0 पे होता है तो उसमें मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता हुआ होता है। जब एवरेज कॉस्ट बढ़ता हुआ होता है तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के ऊपर पहुंच जाता है। तो ये कुछ रिलेशनशिप है जो कि हम समझ सकते हैं। यानी कि व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज बिलो एवरेज कॉस्ट, यानी कि एवरेज कॉस्ट के नीचे है तो क्या होगा, इट इज पुलिंग एवरेज कॉस्ट डाउन, तो वो उस समय एवरेज कॉस्ट को कम करते हुए उसका रोल एवरेज कॉस्ट के लिए रहता है। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज अबव एवरेज कॉस्ट, इट इज पुलिंग एवरेज अप, यानी कि जो भी मार्जिनल कॉस्ट हमारा बहुत तेजी से बढ़ता है तो उसके कारण हमारा एवरेज कॉस्ट भी बढ़ने लगता है।
जो ये हमारा एवरेज कॉस्ट है ये डिपेंड करता है कि मार्जिनल कॉस्ट का कैसा वृद्धि है। जैसे मार्जिनल कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ेगा तो एवरेज कॉस्ट भी हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट जस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इज नाइदर राइजिंग नॉट फॉलिंग इज एट इट्स मिनिमम पॉइंट, ये हमने देखा है यहाँ पर अभी पहले। हेंस एट द बॉटम ऑफ अ यू शेप्ड एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इक्वल टू मिनिमम एवरेज कॉस्ट। तो ये हमारा रिलेशनशिप दिख गया मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में। अब एक हमारा है कॉन्सेप्ट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन इज ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द फर्म कैन वेरी ऑल ऑफ इट्स इनपुट। हमने उधर पढ़ा था फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट। तो अल्पकाल में यानी शॉर्ट रन में फर्म को समय कम रहता है, इसलिए वो कुछ थोड़े ही वो इनपुट को परिवर्तित कर सकते हैं उत्पादन के संबंध में। लेकिन जब दीर्घकाल की बात होती है, ज्यादा समय मिलता है, तो वो प्रत्येक इनपुट को परिवर्तित कर सकते हैं। तो उसके संबंध में हमारी जो दीर्घकालीन जो लागत होगी उसके बारे में यह बातें हो रही है कि द फर्म मूव्स फ्रॉम द वन प्लांट टू अनदर इन लॉन्ग रन टू इंक्रीज द आउटपुट फर्म रिक्वायर्स बिग प्लांट। और इसके साथ साथ अधिक से अधिक उसको इनपुट भी चाहिए और बड़ा प्लांट भी स्टैब्लिश करता है, उत्पादन का स्केल भी बढ़ता है। इस तरीके के परिवर्तन दीर्घकाल में आने शुरू हो जाते हैं। लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन ऑल इंडिविजुअल फैक्टर्स आर वेरिएबल। ये हम अच्छे से समझ सकते हैं कि अल्पकाल में चूंकि हमको इनपुट को परिवर्तित करने का मौका नहीं मिलता है, तो हम कुछ ऐसे संसाधन का प्रयोग नहीं कर पाते हैं जिसके कारण कि हम अपने लागत को कम कर सके। लेकिन दीर्घकाल में ऐसा नहीं होता। दीर्घकाल में आपको अपने मर्जी से जो संसाधन का प्रयोग करना है उसमें परिवर्तन करके और अपने लागत को मिनिमाइज कर सकता है फर्म। द मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज द मिनिमम इफेक्ट स्केल। मिनिमम इफेक्ट स्केल इसके मिनिमम पॉइंट पर दिखाता है। और इसके साथ ही ये जो अल्पकाल के जो विभिन्न फर्म की विभिन्न लागत वक्र बनते हैं, यानी कि जो कॉस्ट कर्व बनते हैं जो अल्पकाल में, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट पहला हो गया, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 2 हो गया, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 3 हो गया। तो ये शॉर्ट रन जो जितने भी बनते जाएंगे किसी भी फर्म का, उसके ही हम मिनिमम पॉइंट को अगर मिलाते जाएं तो वो लॉन्ग रन में परिवर्तित हो जाएगा। उसको हम नेक्स्ट फिगर में यहाँ दिया हुआ है कि किसी फर्म का जो कि अल्पकाल में लागत कैसा रहा है, और ऐसे ऐसे जितने भी टाइम पीरियड के बाद वो उत्पादन बढ़ाते जाता है। इधर उत्पादन है अल्पकाल में, मान लीजिए कभी m तक उत्पादन किया, फिर n तक किया, v तक किया, q तक किया, ऐसे ऐसे बढ़ते जाते समय उसका जो दीर्घकालीन लागत है वो भी और कम होते जाता है। यानी कि अल्पकाल में देखिए लागत यहाँ तक है एवरेज कॉस्ट, लेकिन दीर्घकाल में ये लागत कम हो जाता है। यानी कि दीर्घकाल में फर्म को लागत कम आती है उत्पादन में, जबकि अल्पकाल में ये अधिक है। और जब ये इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में उसको विभिन्न इनपुट के परिवर्तन करने से या उसमें चेंजेस करने से उसको लाभ मिलता है, तो इधर उसकी लागत घटते जाती है। लेकिन जब वो लाभ समाप्त हो जाता है तब उसको डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल शुरू हो जाता है। इसको आगे देखिए दिया होगा कुछ। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व डिपिक्ट्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट and the long run cost of production. It involves the set of U-shaped short run average cost curve. इसको इन्वॉल्व कर्व भी बोलते हैं, यानी कि वो ढकते जाता है कि उसको जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है उसको वह टच करते हुए जाता है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज U-shaped reflecting economies of scale or increasing returns to scale. जब भी वो लागत घटते जाता है यानी कि उत्पादन में वृद्धि का नियम लागू करता है और दिखाता भी है, और जब निगेटिवली स्लोप होता है यानी कि उसका स्लोप घटते जाता है। और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाता है कब, जब वो पॉजिटिवली ऊपर बढ़ने लगता है, यानी कि उसमें मितव्ययिता का ह्रास होता है और संसाधनों का उसको फिर से उचित समायोजन के माध्यम से उसको कंट्रोल किया जा सकता है फर्म के द्वारा।
every point on the long run average cost curve is a tangency point with some short run average cost curve। ये हम लोगों ने पहले ही देखा, शॉर्ट रन जो एवरेज कॉस्ट कर्व है उसका टेंजेंसी को लेते हुए जो है बढ़ता है कौन, लॉन्ग रन। तो इसको टेंजेंट बोलते हैं। और ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक जो शॉर्ट रन कर्व है उसका जो है वो निचला ही पॉइंट टच करते हुए, ऐसा नहीं है, बल्कि इधर के जो शॉर्ट रन कर्व उसके निचले पॉइंट पे न छूते हुए बल्कि और ऊपर से ही टच करते हुए वह नीचे आता है। और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि फर्म इस समय अच्छे से प्लानिंग करके अपने उत्पादन के मात्रा को, यानी कि साइज ऑफ प्रोडक्शन को, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन को और कई चीजों को वो मैनेज कर सकता है। और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को इनवलप कर्व भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह शॉर्ट रन जो एवरेज कॉस्ट कर्व है उसको ढकते हुए जाता है, एक तरह का इनवलप का काम करता है, इसलिए इसको इनवलप कर्व भी बोलते हैं। आइए कुछ सवाल हैं जो हम लोग समझते चलते हैं कि ये पढ़ने के बाद क्या कुछ सवाल हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। विच कॉस्ट इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, कौन सी लागत है जो उत्पादन में वृद्धि के साथ जल्दी से बढ़ने लगता है। तो इसमें एवरेज कॉस्ट कर्व की बात करें तो ये तो घटता है शुरू में। मार्जिनल कॉस्ट ये भी शुरू में कम होता है, आपने देखा ऊपर। फिक्स्ड कॉस्ट ये तो कम होता ही नहीं है, स्थिर रहता है। वेरिएबल कॉस्ट ये जो है जैसे उत्पादन बढ़ना शुरू हो जाएगा तैसे ये लागत भी बढ़ना शुरू हो जाता है, जो वेरिएबल कॉस्ट होता है। फिर अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो ये भी थोड़ा सा घटता है, उसके बाद फिर बढ़ता है। तो हमको ऑब्जेक्टिव सवाल में क्या करने रहते हैं कि हमको नियरेस्ट बेस्ट आंसर देना है। यहाँ 4 ऑप्शन है, हो सकता है कि एक से अधिक आंसर भी इसमें सही निकल जाए, 2 आंसर भी सही हो सकता है अगर किसी सवाल में। तो उसमें हमको ये देखना है कि कौन सा बेस्ट फिट हो रहा है, उसी को हमको आंसर टिक करना है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व इज नेवर यू शेप्ड, यू शेप्ड कौन सा कर्व नहीं होता है। यू शेप्ड यानी ऐसे यू जो बनता है, इस तरह का कर्व कौन सा नहीं होता है। तो वो देखिए इसमें देख लेते हैं। एवरेज कॉस्ट कर्व ये तो होता ही है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये भी देखे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व ये भी होता है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व यानी ये नहीं होता है। ये कैसा होगा, ये इस तरीके का होगा, ये न कि यू शेप्ड नहीं हो पाता है। टोटल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन इज classified into fixed cost and variable cost. Which one of the following is variable cost? Variable cost कौन इसमें है? Cost of raw material, तो ये तो हम लोग शुरू में ही पढ़े थे कि रॉ मटेरियल यानी कि जो फिक्स्ड नहीं है, जो कि उत्पादन बढ़ने के साथ साथ शुरू हो जाता है बढ़ना, उसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट ये तो नहीं होगा, शुरू में एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है एक तरीके का। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट बारोइंग्स ये भी है, जो पिछला हमने लोन लिया है उसमें आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा, वो नहीं भी उत्पादन कीजिएगा तो भी करना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ रेंट ऑन बिल्डिंग वो भी आपको बिना उत्पादन करने पर भी आपको देना पड़ेगा। इस तरीके से इन द शॉर्ट रन व्हेन द आउटपुट ऑफ ए फर्म इंक्रीजेज इट्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, जो अल्पकाल में उत्पादन बढ़ता है तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे होता है। ये देखो ऐसे घटता है पहले और यानी कि इंक्रीजेस ऐसा तो नहीं है, डिक्रीजेस, रिमेन कॉस्ट। अच्छा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पूछा है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रहता है तो वो तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है, लेकिन जो एवरेज कर देता है तो वो इस तरीके का रहता है। तो रिमेन कांस्टेंट ये भी नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट डिक्लाइन कह सकते हैं कि डिक्लाइन ही होता है, यानी कि डिक्लाइन तो होता है लेकिन ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है, इसका मतलब ये डिक्रीजेस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द प्लानिंग कर्व, ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है किस नाम से जानता है, प्लानिंग कर्व के नाम पे जाना जाता है। द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन टर्म्स ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन अप इज नोन एज, जो अल्टरनेटिव हम लोग कोई प्राप्त करते हैं किसी भी संबंध में और किसी एक बेस्ट अल्टरनेटिव को हम लोग छोड़ देते हैं, एक विकल्प को छोड़ते हैं दूसरे विकल्प को प्राप्त करने के लिए,
तो वह कौन सी लागत होती है, तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। हम लोग इसके पिछले वाले लेक्चर में समझे थे इस चीज को। Which of the following statement is correct? When average cost is rising, marginal cost, देखिए तो इसमें आपको सबसे पहले कर्व बना लेना है। ये मान लीजिए एवरेज कॉस्ट हो गया, इसके बाद ये आपका मान लीजिए मार्जिनल कॉस्ट हो गया। तो मार्जिनल कॉस्ट में आपको ये आपको समझना पड़ेगा कि कर्व से कैसे ये होता है। व्हेन एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट आल्सो बी राइजिंग। ये तो सही बात है कि ये मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ेगा जब भी एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसके पहले ही मार्जिनल कॉस्ट इसके साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये वाला करेक्शन करेक्ट लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है? व्हेन एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी फॉलिंग, ये तो ऐसा दिख नहीं रहा है, गलत है ये आंसर। When average cost is rising, marginal cost is above the average cost, ये भी गलत लग रहा है। When average cost is falling, marginal cost must be rising, यह भी ठीक नहीं लग रहा है। When average cost is falling और marginal cost must be rising, ऐसा भी नहीं है। जब ये कम होता है तो इस समय ये बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। तो आपका पहला स्टेटमेंट आपको सही दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। अभी चूंकि टेक्नोलॉजी की उतनी अच्छी पकड़ नहीं हो पा रही, इसलिए हम लोग ऐसे ही सिंपल वीडियो से पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे।